ओके थोड़ा सा मैं भूल गया था क्योंकि मैंने बताया कि रेजिस्टिव कैपेसिटिव सर्किट के अंदर थियरी समझाई थी। प्रॉब्लम ये था कि अभी थोड़े कंटेंट अभी भी इस टॉपिक के बाकी रह गए थे। ओके तो पहले फिर से एक बार रिकॉलिंग कर लेते आज का जो लेक्चर्स में आगे का जो हुआ था वो फर्स्ट सेशन के अंदर। तो फर्स्ट सेशन में रूट मीन स्क्वायर में कोई डाउट है बच्चों किसी को? डेरिवेशंस थोड़ा लंबा था, टाइम निकाला हमने, लेकिन फिर भी याद रखने का ट्राई करो। शॉर्टकट मेथड में ये चीज याद रख लो, एवरेज वैल्यू तो आपको न्यूमेरिकल्स में काम आएगी। ओके अब ये क्या है? पहली चीज तो जो आपको गिवन ऐसी वोल्टेज जो दिया होता है, याद रखो इंपॉर्टेंट कंटेंट है ये। गिवन एसी सोर्स वोल्टेज वो आरएमएस वोल्टेज होता है, यानी कि जब आपके मीटर्स के अंदर लिखा है कि भाई 220 वोल्ट 250 वोल्ट, दैट मींस वो आरएमएस वैल्यू है। गॉट इट? हेलो बच्चों। यस सर। नाउ द करंट इन एसी सर्किट इज आरएमएस करंट। सिमिलरली जैसे वोल्टेज होता है वैसे ही करंट जो एसी सर्किट में जो लिखा होता है कि भाई इतना करंट है तो वो आरएमएस करंट होता है। एंड ए मीटर एंड वोल्ट मीटर रीड द आरएमएस वैल्यू, यानी कि ए मीटर और अब देखो यहाँ एसी ए मीटर लिखा हुआ, ध्यान रखो बच्चों। जो हीट वायर ए मीटर मैंने जो बताया था ना, ओके, क्योंकि वो वेरिएबल तो आप करंट मेजर कर ही नहीं सकते। वेरिएबल इतना वेरिएशन होता था कि थोड़े टाइम एक माइक्रो सेकंड में उसकी वैल्यू चेंज होती रहती, तो आप कहाँ कौन सी वैल्यू को मेजर करोगे? देखने बैठोगे तरफ उस विद इन 1 सेकंड हाफ एन सेकंड के अंदर 20 25 30 35 वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो कौन सी वैल्यू मेजर आप देख भी नहीं सकोगे, इतना तो क्लियर। तो इसलिए जो जिस टाइप के एसी वोल्टेज एसी कर एमीटर वोल्ट मीटर होते हैं वो आपको आरएमएस वैल्यू को रीड करते हैं, नहीं कि वो रेगुलर या वेरिएबल वैल्यू को। क्लियर है बच्चों? यस। बाकी ये हॉट ए मीटर का तो मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया था कॉन्सेप्ट को। ओके हॉट वायर ए मीटर है, ओके, जो मेजर करता है ना। हॉट वायर वोल्ट मीटर हो तो हॉट वायर वोल्ट मीटर। थोड़े से बेसिक फंडामेंटल देख लो क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल्स में। एसी इज मोर डेंजरस देन डीसी ऑफ सेम वोल्टेज। कौन बता सकता है ये चीज? बताओ। AC is more dangerous than the DC of same voltage. Can anyone give the idea? डेंजरियस यानी कि ज्यादा करंट ज्यादा फ्लो। अब मैंने यहां लिखा डीसी वोल्टेज है 200 वोल्ट, ये डीसी वोल्टेज, और मैं लिख रहा हूं एसी वोल्टेज तो 200। अब ये एसी तो आपको पता है कि आरएमएस वैल्यू होती है। अब आरएमएस का मीनिंग ये तो नहीं है कि इस सर्किट के अंदर खाली 200 वोल्ट ही करंट यानी कि वोल्टेज पास होगा, इससे ज्यादा वोल्टेज पास होगा। क्यों? क्योंकि जब आरएमएस का फॉर्मूला आपने डाला था आई वी आरएमएस इज इक्वल टू वी नॉट मैक्सिमम डिवाइड बाय रूट 2, तो मैक्सिमम वैल्यू वी नॉट जब फाइंड करोगे तो ये वैल्यू वी आरएमएस इंटू रूट 2 होगी। तो वी आरएमएस समझ लो 200 दिया तो इंटू रूट 2 यानी कि 1.43, तो समथिंग वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी कि ज्यादा वोल्टेज पास होगा एसी वोल्टेज में। गिवन भले दिया सेम ही है, दो चीज है दोनों के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन ये एसी से चलता है, ये डीसी से चलता है, एसी से चलता है। एसी में 200 लिखा है, इसका मीनिंग ये नहीं कि उसके अंदर मैक्सिमम 200 ही पास होगा, उससे ज्यादा पास हो सकता है, और ज्यादा पास यानी कि ज्यादा डेंजरस। कॉन्सेप्ट क्लियर बच्चों? यस सर। पक्का ना? तो यहाँ लिखा है 200 एसी वोल्टेज में खाली 200 वोल्ट नहीं पास होता, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ तक खींच सकते हो, ज्यादा वोल्टेज की वजह से हीट फ्लो या कोई भी दूसरा प्रॉब्लम हो सकता है। ओके और एसी ओबेज द ohms length जोम्स जूल्स हीटिंग लो, दोनों को वो ओबे कर रहा होता है। बोलो कोई डाउट इसके अंदर? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, एमसीक्यू में काम आ सकती है आपको ये चीज। थोड़े से एमसीक्यू देख लो बच्चों, आंसर देने का, सॉरी ट्राई करो आंसर। बोलो आई इज द पीक वैल्यू, देन आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला क्या था? I not upon रूट 2 आई आर एम एस यानी कि आई नॉट बाई रूट 2 डिवाइड बाई रूट 2 करो, तो एक तो ये तो है ही। दूसरा आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ 2 और 3 दिया है, तो क्या ये वैल्यू सही है? तो चेक करके कर लो। आई नॉट 1 डिवाइडेड बाई 1.43 करोगे तो आंसर ये आएगा, यानी कि दोनों आंसर सही है। क्लियर? यस सर। चलो इसका आंसर दो। एवरेज ईएमएफ करंट हाफ साइकिल के लिए, सॉरी ईएमएफ वोल्टेज दिया हुआ है 2 not upon pi. 2 नॉट अपॉन पाई। बोलो कोई डाउट किसी को? थोड़े से No, न्यूमेरिकल्स sir. ले लेते हैं, टेक्स्ट बुक में तो नहीं दिए लेकिन फिर भी पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर, तो थोड़े से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और एमसीक्यू जी नीट की एग्जाम के जो एमसीक्यू हो गए उसमें आप कंफ्यूज ना हो, उसके लिए उसके जो बेसिक एमसीक्यू है
बेस लेवल के। क्वेश्चन में यहाँ लिखा है इलेक्ट्रिक मेंस इन द हाउस मार्क, मार्किंग यानी कि क्या होगा, ये कौन सा वोल्टेज होगा बच्चों, मार्क वोल्टेज है इसलिए, RMS. पक्का? Yes. ओके, तो VRMS की वैल्यू दी है 220 वोल्ट। ये क्या है 50 हर्ट्ज, यानी कि कोई बता सकता है? Frequency. फ्रीक्वेंसी। ओके चलो, फ्रीक्वेंसी दी है, एक मिनट। अब पूछा क्या है, इक्वेशंस फॉर द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का फॉर्मूला क्या था? V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, हाँ कि ना? ओमेगा Yes. तो नहीं दिया है यहाँ, लेकिन यह 2 पाई f लिख सकते हो। Yes, sir. ओमेगा Yes, sir. Yes. ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी और इज इक्वल टू 2 पाई f। चलो वह डाल दो वैल्यू, V नॉट 220, सही है? Yes, sir. क्या सही है? ये V नॉट है, अरे ये हाँ, पीक V वोल्टेज की जगह है, है। और यहाँ गिवन वोल्टेज Continuous. 220। एग्जाम में ये तो गलती करके बैठोगे आप, एग्जाम में गारंटेड इतना सा सिली क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन एग्जाम में ये गलती हो जाती है स्टूडेंट से। ये मैंने एक चीज आपको पहले भी एक बार और क्लेरिफाई की थी, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, ये पीक वैल्यू है, और ये आरएमएस वैल्यू। आरएमएस अलग चीज है, इसको वी नॉट के साथ मत कंपेयर करो। वी नॉट का फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी बता दिया था, वी आर एम एस इंटू √2, क्योंकि आरएमएस का फॉर्मूला है ना, आरएमएस का फॉर्मूला क्या था, वी नॉट बाई √2 था, तो √2 ऊपर चला जाएगा, तो वी नॉट इज इक्वल टू वी आर एम एस 220 दिया, तो 220 इंटू √2। अब मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू है लिख देना बाद में। साइन 2 पाई की वैल्यू 3.14, फ्रीक्वेंसी है 50, और टाइम तो नहीं दिया है, तो ये इज यूजुअल। तो कर लोगे सोल्व बच्चों? एक मिनट में देख लेता हूँ आंसर, अभी आपको बता देता हूँ कौन सी बुक्स में। एक मिनट हो, मैं आंसर बता दो, एटलीस्ट आपको सोल्व करने की प्रॉब्लम ना हो। ओके, 311 साइन 314 टी। ओके क्लियर? अभी मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं किया, डायरेक्टली आंसर बता दिया था, आप देख लेना बाद में। कोई डाउट किसी को बच्चों इसमें? No, sir. No, sir. चलो अब आरएमएस वैल्यू निकालनी। अल्टरनेटिंग करंट आपको दिख रहा है, आरएमएस यानी कि रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर। पहले तो वैल्यू लिख लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, याद करो। ऐसे वैल्यू आ जा रही है तो 1 2 3 4 वैल्यू ले ली। बाद में मैंने क्या किया था, समझ लो, ऐसी वैल्यू ले ली मैंने। बाद में क्या किया, ये कोई माइनस भी हो सकता है, बोलो। पहले सभी को वैल्यू लेके सभी का स्क्वायर किया, बाद में एडिशन किया, उसका एवरेज निकाला, और बाद में उसका रूट किया, हाँ कि ना? Yes, sir. तो यहाँ पहले तो वैल्यू बोलो, चलो आई की। एक ये वैल्यू है, एक ये है, और एक ये है, 3 वैल्यू है बच्चों। करो, पहले तो अंडर रूट करोगे, बाद में मीन निकालोगे, बाद में उसका स्क्वायर, तो स्क्वायर कर देते पहले। डायरेक्टली अभी लिख देता हूँ, ओके, एग्जाम के लिए। एसएलआर में यदि आपके पास बुक्स है तो दिया हुआ है, एसएलआर की इक्वेशन है, डिवाइड बाय 3। अब बोलो, दो चीज हो गई, देखो स्क्वायर हुआ, उसका मीन निकाला, मीन यानी कि डिवाइड बाय 3। देखो कांस्टेंट वैल्यू नहीं है बच्चों, इसलिए इंटीग्रेशन नहीं करने की जरूरत पड़ी, ऑलरेडी हमारे पास गिवन वैल्यू थी। ओके, यदि ऐसा ग्राफ होता और पता नहीं है कौन सी वैल्यू कहाँ कितनी है, तो उसको मैं आई नॉट साइन ओमेगा टी लेके उसका इंटीग्रेशन करके एवरेज निकालता था। लेकिन यहाँ आपके पास ऑलरेडी दिया हुआ है, इसलिए एवरेज निकालना इजी है स्क्वायर का। कोई बता सकता है क्या आंसर आएगा बच्चों? 2 का स्क्वायर 4 + 4 + 4 12, और तो आंसर 2। कोई डाउट? No, sir. No, sir. ओके चलो एक और ले लेते हैं। पीक वैल्यू कोई बता सकते हैं बच्चों? ईएमएफ मैक्सिमम 140। अब वो तो मुझे भी पता है, सभी को पता है मैक्सिमम यानी कि पीक वैल्यू। अभी ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ में अलग अलग डेटा दिया हो। पहले तो ग्राफ, जब भी ऐसा कुछ डेटा दिया होता है तो उसको समझो क्या कहना चाहते हैं ये पहले। तो ये पहला क्या है, आपको इसके कंपेयर करोगे जनरल फॉर्मूला से। Omega. तो पहले ये आप देखो, कंपेयर करोगे तो ओमेगा आपको 300 मिला। ई नॉट यानी कि पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज का कह सकते, ई एएमएफ यानी कि वोल्टेज ही है 140।
तो फर्स्ट का आंसर तो आ गया डायरेक्टली, हाँ कि ना? Yes, sir. उसकी आरएमएस वैल्यू निकालनी है, तो आरएमएस वैल्यू यानी कि E0/√2 144 डिवाइड बाई √2 सॉल्व करोगे, आंसर कुछ आ रहा है, कौन से नंबर का है? 7 सर 140 है। 7 ओके सेकंड 100 वॉट आंसर, सॉरी 100 आ रहा है, Sir, 144 डिवाइड बाई 1.4 Sir, 140 है। हाँ सॉरी 140 डिवाइड बाई √2, तो 100 आंसर आ रहा है। ओके चलो थर्ड नंबर का निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ है, एफ इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई। ओमेगा की वैल्यू बच्चों 300 दी है, 2 इंटू 3.14 सोल्व करोगे, आंसर थर्ड नंबर का आ रहा है 50 हर्ट्ज। अभी मैं इसलिए कट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, थोड़ा जल्दी है चैप्टर को कंप्लीट करना है इसलिए। बोलो कोई डाउट हो तो बताओ इसमें। No, sir. देखो आराम से देख लो, जब भी कोई इक्वेशन दिया होगा ऐसे वैल्यू बेस, तो पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन के साथ कंपेयर करके डेटा निकाल लो साइड। डेटा निकालने के बाद आपके पास जो जो डेटा है अवेलेबल, उससे जो दूसरी वैल्यू यानी कि क्वेश्चन में जो पूछा होगा उसी में से ही आंसर दिया होगा आपको। ओके यहाँ पाई की वैल्यू 3 डालने को बता रहा है ये लोग, पता नहीं क्यों, तो कोई बात नहीं, वो डालते हैं, शायद आंसर 50 तभी आता होगा। ओके और √2 की वैल्यू 1.4 डालना है, नॉट 1.43, याद रखना। चलो क्लियर है? बोलो Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. फर्स्ट। अभी ये जो सेशन में कोई डाउट है अगर बच्चों किसी को? No, sir. अब ये थोड़ा सा टॉपिक तो बड़ा है, 35 मिनट हुई है ना, चलो ट्राई करते कंप्लीट करने का। वैसे थोड़ा सा जल्दी जाऊंगा, जो इम्पोर्टेंट चीज नहीं उसको थोड़ा सा आप रीड कर लेना बाद में। पहले तो ये अभी जो मैं समझाने जा रहा हूँ क्या चीज है वो समझ लो। ये एक्चुअली चैप्टर जब जनरली 50% टीचर इस चैप्टर को यहाँ से स्टार्ट कर रहे होते हैं, क्यों? क्योंकि टेक्स्ट बुक में इसी हिसाब से दिया होता है। चैप्टर का सीक्वेंस जो है ना वो थोड़ा प्रॉपर करोगे ना तो इस चैप्टर को आराम से अच्छे से समझ सकोगे। तो मेन चीज ये चैप्टर से जो टॉपिक है उसमें ये है कि जब आप रजिस्टर यानी कि कोई सर्किट के अंदर खाली रजिस्टेंस लगाते हो, खाली कंडक्टर इंडक्टर्स लगाते हो, कि खाली कैपेसिटर लगाते हो, तो उसके अंदर क्या क्या चेंज होता है, 3 चीज इसके अंदर समझ। इसको हम जनरली सर्किट थियरी बोलते हैं। ये जो टॉपिक है उसको सर्किट थियरी बोलते हैं। इसमें काफी सारे अलग अलग सर्किटों के बेसिस पे प्योरली है, प्योरली रजिस्टिव के इंडक्टिव, आरएल सर्किट, आरसीआर, और एक अलग अलग सर्किट के बारे में डिटेल्स में सीखना होगा बच्चों। ओके तो अलग अलग सर्किट में उसमें फर्स्ट पहले तो बेसिक फंडा समझ लो कि फेस क्या है, ज्यादा कंफ्यूजन ना होना हो करना हो तो इतना याद रख लो, फेस यानी कि एंगल जो चेंज हो रहा है, एंगल रेगुलर एंगल से चेंज हो रहा है, वो इसको हम क्या बोलेंगे? फेस बोलेंगे। फेस डिफरेंट अलग चीज है, फेस अलग चीज है। फेस यानी कि एंगल और फेस डिफरेंट यानी कि एंगल का चेंजेस, यानी कि कोई पर्टिकुलर टाइम पे इतना एंगल दिया हुआ है, कोई पर्टिकुलर टाइम पे इतना एंगल है, तो वो और ये एंगल के बीच का डिफरेंट, दैट इज कॉल्ड फेस। क्लियर है बच्चों? Omega t is the phase of alternating and defined as a fraction of time period that has elapsed since the current last pass it to zero value in positive direction। मुझे पता है कि आपको ये दिक्कत हुई होगी, डोंट वरी। ओके उसमें ऐसा एग्जाम में कुछ आने वाला नहीं है, इतना याद रख लो। समझ लो कि मैं यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये दिया हुआ है आपको करंट आई। तो जब मैं EMF का फॉर्मूला डाल रहा हूँ इन केस यदि, तो जरूरी नहीं कि हर बार वो साथ में ऐसे आगे हो, काफी बार वो यहां से भी स्टार्ट हो सकता है। समझ लो कि वो यहां से स्टार्ट हुआ तो वो हर बार ये इससे इतना आगे ही रहेगा। समझ में आया बच्चों? आई जो है वो आगे रहेगा, ये पीछे। क्यों? क्योंकि वो थोड़े टाइम के बाद स्टार्ट हुआ है। देखो कौन पीछे कौन है बच्चों? यहाँ ये EMF। क्यों पीछे? कि 0 टाइम पे जैसे 0 सेकंड हुआ आई ने स्टार्ट कर दिया, लेकिन जब तक T सेकंड यानी कि समझ लीजिए 2 सेकंड हो सकती है, 1 सेकंड हो सकती है, तब तक EMF में कोई चेंजेस दिखा नहीं।
यानी कि जब कोई सर्किट के अंदर आप करंट पास कर रहे हो, जरूरी नहीं है कि वो तुरंत उसके अंदर वोल्टेज दिखा दे। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ? हेलो, जैसे कि आपने मीटर है, मीटर चालू है, यहाँ से स्विच चालू की, मीटर में से करंट पास स्टार्ट होना, तो जरूरी नहीं कि तुरंत वो करंट जो है वो मेजर कर देगा। बाइक चालू की तो जरूरी नहीं कि जैसे चालू हुई तुरंत। वैसे तो इतना अभी तो इतने मशीन इतने पावरफुल हो गए हैं कि एरर एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है तो तुरंत समझा देते हैं, लेकिन काफी बार ऐसा फेस का डिफरेंट रह जाता है कि स्टार्ट हुई, थोड़े टाइम के बाद उसकी इफेक्ट होने के बाद वो दूसरी वैल्यू को दिखाना स्टार्ट करती है। तो ये जो है ना उसको फेस डिफरेंट बोलते हैं। पता चल गया? फेस डिफरेंट यानी कि ये जो डिफरेंट है ना, ये उसको फेस डिफरेंट बोलेंगे। ये सॉरी ये वाला, ये हर बार एक ही रहेगा सभी केस में, भले यहाँ अभी आपको अलग अलग चीज दिख रही है, ओके, बाकी चेंजेस नहीं होगा। ये जो नीचे ये चालू हुआ तो ये इसके पीछे चालू हुआ, समझ लो, तो हर बार ये ऐसे ही जाएगा। तो ये जो है ना, ये वैल्यू, ये गैप जो है उसको हम फेस डिफरेंट बोलते हैं। बोलो कोई डाउट है बच्चों? No, sir. पक्का ना फेस डिफरेंट में? चलो, फेसर डायग्राम क्या है? तो वो जो फेस डिफरेंट जिस डायग्राम में हम शो करते हैं ना, जैसे कि एसी करंट है और ईएमएफ है, वो चेंजेस होते रहते हैं। जरूरी नहीं कि हर बार सेम फ्रीक्वेंसी हो, सेम फेस सेम, चलो फ्रीक्वेंसी तो सेम है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार फेस एंगल सेम हो। अलग अलग एंगल पे वो लेग और लेड होते रहते हैं। काफी बार कोई बार करंट ज्यादा आगे हो जाता है, तो काफी बार ईएमएफ ज्यादा आगे हो जाता है। तो वो जो डिफरेंट है ना, वो जो डायग्राम में बताते हैं उसको हम फेसर डायग्राम बोलते हैं। ओके, ये एक एक्स्ट्रा चीज है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप कंफ्यूज हो गए। फेसर डायग्राम एक्चुअली जो फिगर टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है ना, थोड़ी अलग से बताइए। तो वैसे तो ये बाकी जस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन अभी मैंने बताई फेस और फेस डिफरेंट की और फेसर डायग्राम की। अब इस चैप्टर के अंदर, सॉरी ये टॉपिक के अंदर 3 चीज आएगी, प्योर रेजिस्टिव, प्योर कैपेसिटर्स एंड प्योर इंडक्टेंस। आज अभी मैं खाली रेजिस्टेंस के बारे में बताऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में आपको कैपेसिटर और इंडक्टर और उसके बेसिस पे जो भी न्यूमेरिकल्स है वो आपको समझाऊंगा बच्चों। ओके, चलो। Yes, sir. तो Yes, sir. प्योर कैपेसिटिव सर्किट है तो कंसिडर कर लो कि एक सर्किट है जिसके अंदर आर रेजिस्टेंस है, एसी करंट दिया हुआ है। बोलोगे सर यहाँ हर बार तो हम डीसी करंट देते थे, लेकिन समझ लो चैप्टर एसी करंट का, इसलिए एसी करंट दे रहे हैं। तो इस एसी करंट का समझ लो वोल्टेज वी हो, तो बच्चों V इज इक्वल टू आई, आर लिख सकता हूँ, या किरचॉफ लॉ लगाओ। यहाँ से स्टार्ट किया, ये पॉजिटिव टर्मिनल समझ लो, ऐसे स्टार्ट किया तो V, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से समझ लो, यहाँ से तो करंट की डायरेक्शन में माइनस आई आर, और यहाँ है ये नेगेटिव होगा क्योंकि करंट ऐसे पास हो रहा है, ये नेगेटिव है तो प्लस V। याद आया भाई किरचॉफ लॉ? Yes, sir. तो V इज इक्वल टू आई आर मिल गए आपको। अब बच्चों ये जो V है हमें फाइंड करना, समझ लो करंट आई, तो करंट का फॉर्मूला V बाय आर होगा। लेकिन ये V जो है क्या होता है बच्चों? चेंज होता रहता होगा, बस जैसे कि करंट भी चेंज होता है। तो इसका फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला अभी ऐसी सर्किट के अंदर ये था, V नॉट साइन ओमेगा टी बाय आर। अब V बाय आर की जगह आप आई नॉट लिख सकते हो बच्चों, Yes, sir. Yes, sir. यानी कि आपको आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाय आर मिला, जो जनरल फॉर्मूला डीसी सर्किट के अंदर था, आई इज इक्वल टू वी बाय आर। अब आप बोलोगे सर इससे क्या पता, ये तो बहुत इजी चीज है, लेकिन इससे ये आपको पता चला सॉरी बच्चों, V का फॉर्मूला क्या था? V नॉट साइन ओमेगा टी। आई का फॉर्मूला क्या मिला इस फॉर्मूला से? आई का हमने फॉर्मूला डिराइव किया तो I नॉट साइन ओमेगा। इससे ये पता चला कि टर्म्स वैल्यू अलग अलग है। देखो V नॉट है या आई नॉट है, लेकिन जो फेस एंगल है ना वो सेम ही है, हाँ कि ना? यस सर। Yes, तो जब sir. आप फेस डिफरेंट फाइंड करोगे, फेस डिफरेंट, तो समझ लो कि मैं V का फेस ले लूं और I का फेस ले लूं, तो कितना होगा? V का फेस कितना है? ओमेगा टी एंगल, V का एंगल, और फेस का आंसर क्या आया? 0। यानी कि जब प्योर रेजिस्टिव सर्किट होती है एसी सर्किट के अंदर, एसी करंट के अंदर
प्योर रेजिस्टिव सर्किट के अंदर करंट आई और वोल्टेज वी के बीच में कोई चेंजेस होता नहीं, यानी कि दोनों सेम फेस में आगे बढ़ते रहते। बोलो इतना क्लियर हुआ? कुछ नहीं करना है आपको, सर्किट बनाओ दो, V इज इक्वल टू आर। चाहो तो आप ऐसा ना कंफ्यूज ना हो कि डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हो V इज इक्वल टू आर। मुझे पता है यदि कंफ्यूजन होगा तो मैंने एक ऐसा पीपीटी के अंदर एक पेज बनाया हुआ है ना, तो आपको सब कुछ रिकॉलिंग हो जाएगा, प्योर रेजिस्टिव, प्योर कैपेसिटिव और इंडक्टिव। जो पूरा लेक्चर है ना, उसमें इतना नहीं पता चलेगा ना, उतना 5 मिनट के सेशन यानी कि जो पीपीटी है उसमें से एक पेज ऐसा बनाया हुआ पूरा पैराग्राफ, यानी कि पूरा कंक्लूजन, उससे पता चल जाएगा। अभी अलग अलग है ना, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो आप। तो V इज इक्वल टू, पहला काम होगा हमारा V इज इक्वल टू आई आर, फॉर्मूला डाला मैंने, बाद में I को मेन बना, हर बार यही करना होता है, I को मेन बना लो V बाय R। ओके, क्योंकि मुझे V और I का फेस बनाना है, फेस डिफरेंट का फेसर डायग्राम, वेव डायग्राम बनाना, तो V तो है ही मेरे पास, मैं I का फॉर्मूला डाल के V और I के दो ये इस टाइप के फॉर्मूला डिराइव कर लूंगा। तो I यानी कि V बाय आर, V यानी कि V नॉट साइन ओमेगा टी, V नॉट अपॉन आर, ये कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट की जगह I नॉट डाल दिया मैंने एक वैल्यू। ओके, तो ये आपको मिल गया, आपको I इज इक्वल टू I नॉट और V इज इक्वल टू, ये तो था ही। दोनों के बीच में फेस डिफरेंस चेक किया तो दोनों में 0 फेस डिफरेंट था। ओके, कोई डाउट किसी को? अब फेस डिफरेंट डायग्राम बनाते हैं, जिसको हम फेसर डायग्राम बोलते हैं। चलो, फेसर डायग्राम क्या है? दोनों एक्स और वाई एक्सिस लू, यदि ये टी है और ये वी है, तो एंगल कितना है बच्चों? यहां ओमेगा टी है। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक मिनट, इसके अंदर बताऊं तो एटलीस्ट आपको क्लियर हो जाएगा। चलो, दोनों के अंदर एंगल ओमेगा टी है, तो साइन में लिखूंगी भाई साइन 30 है, तो साइन 0 0, तो साइन 30 में यहां लिख सकता हूँ, कोई वैल्यू है आई नॉट, तो वी नॉट ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ, आई नॉट और वी नॉट। अरे हाँ कि ना तो बोलो यार। Yes, Yes, sir. sir. आई नॉट और वी नॉट, आई नॉट और वी नॉट आप ऐसे लिख सकते हो ना। Yes, sir. अब इसका मीनिंग यानी कि दोनों सेम फेस के अंदर है, दोनों को मैंने ले लिया आई नॉट और वी नॉट, बस खत्म। ये आपका फेसर डायग्राम हुआ है, इजी एकदम। काफी बार क्या होता है फेसर डायग्राम में ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों के बीच में कुछ चेंजेस नहीं है, फेस डिफरेंस 0 है, तो एक को आई बता दो और एक को वी बता दो। अब जनरली टीचर क्या करते हैं इसमें, यदि आपको डिटेल्स में जाना हो तो इसमें वी बड़ा कि आई बड़ा, कोई बता सकता है? V. वी बड़ा, क्यों? क्योंकि वी और आई आर कब सेम होते हैं? जब आर के साथ कुछ मल्टीप्लाई होता है, इसका मीनिंग ये वी बड़ा ही होगा, कोई वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हुआ। तो बता दे मान दो। सॉरी बच्चों, सो V इज इक्वल टू आई आर के अंदर आपको देख सकते हो कि I इज इक्वल टू V बाई आर, यानी कि कोई वैल्यू से डिवाइड किया, यानी कि V को डिवाइड कुछ किया तब I सेम हुआ, यानी कि V बड़ा है। तो काफी बार जनरली स्टूडेंट जो होता है ना या फिर टीचर्स ऐसे भी वो ग्राफ बना लेते हैं। ओके, फेसर डायग्राम ये भी आप बना सकते हो, लेकिन आई रिकमेंड दिस डायग्राम। ओके, डोंट वरी, मैं पूरा का पूरा कैसे डायग्राम एग्जैक्ट बताना वो आपको मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन इतना समझ में आ गया बच्चों अभी? Yes, sir. ओके, अब बोलोगे सर ये V क्या है? तो V जो है ना, V नॉट साइन ओमेगा टी हम लिखते हैं ना, वो चीज है ना। क्लियर है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. चलो अब उसका वेव डायग्राम बताते हैं। वेव डायग्राम, चलो वेव डायग्राम में क्या करना है समझ लो, कोई एक में वेव बना देता हूं आपका। तो ये वोल्टेज मैंने बताया V, तो I कैसे बनेगा बच्चों?
अब डिफरेंट तो सेम नहीं, यानी कि दोनों एक ही साथ से आगे निकले वाले हैं, पता चला। डिफरेंट होता तो एक कोई एक आगे और कोई एक पीछे होगा, कोई एक यहाँ से समझ लो कि ऐसे हो जाता। डिफरेंट होता तो यानी कि फेस डिफरेंट तो जीरो है दोनों के बीच में, तो दोनों सेम ही साथ। और आपको भी लिखा है साइन जीरो क्या होता है बच्चों? Zero. 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 तो साइन Zero. जीरो जीरो है, तो साइन जीरो जीरो यानी कि दोनों जीरो की वैल्यू के साथ स्टार्ट हो गए, तो v यानी कि ये मिला। अब i छोटा है तो हम क्या रखेंगे पता है, इसको छोटा रखेंगे थोड़ा, बस खत्म। ऐसा हो तो मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ i का। पता चला? Yes, sir. Yes, करंट sir. और ये करंट, बस खत्म। ये पूरा का पूरा v नॉट है, इतना मैंने करंट बता दिया। आई थिंक अब तो क्लियर होगा बच्चों। Yes, Yes, sir. ओके, अभी भी यदि क्लियर नहीं हुआ या ऐसा थोड़ा भी डाउट लगा ना, तो डोंट वरी। आपको जब कैपेसिटिव सर्किट और इंडक्टिव सर्किट में कराऊंगा, कंपैरिजन से सब कुछ याद रह जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल फॉर, मैंने अभी आप समझो कि मेटल की प्रॉपर्टी समझाई, लेकिन जब आप कल में क्या सिखाने वाले आपको, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी, तो पता चल गया नॉन मेटल की प्रॉपर्टी में क्या करना, आपको कंपैरिजन ही करना। इस साइड ये है तो इतना ही है बस, बाकी के टर्म जीरो। तो 3-4 बार ऐसे डायग्राम, फेसर डायग्राम, एंगल का डिफरेंट सब कुछ देखोगे ना, तो आपको आराम से पूरा का पूरा टॉपिक, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे चैप्टर का बेस है वो सीख लोगे अच्छे से। क्लियर? Okay, sir. चलो तो एक काम करो, आज इतना रखते, 4:50 हो गई, तो मुझे एक नेक्स्ट सेशन का लेक्चर्स का भी नोट्स भेजनी है इसलिए। चलो तो आज इतना रखते। होमवर्क के अंदर नेक्स्ट लेक्चर में एक सेशन रखूंगा, उसमें इतना जब भी 1 चैप्टर से लेके 6 चैप्टर के सारे फॉर्मूलाज लर्न करके आना है। नेक्स्ट लेक्चर का क्विज सेशन में फॉर्मूला को ओरल पूछूंगा मैं। ओके Okay, sir. Okay, अच्छे sir.